एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हमारे सेकंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था तीनों टाइप के डिज़ाइन फिलोसफीज के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसमें बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस डिज़ाइन फिलोसफी पे डील करता है। वो सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेथड था। फिर उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आया था, जो इम्प्रोवाइज हुआ था, वो कौन सा था? अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने आपको एक और चीज़ डिस्कस किया था, उसी में जो फर्दर जो इम्प्रोवाइज हुआ था, रिवीजन जो हुआ था आईएस कोड का, वो क्या था आपके पास? लिमिट स्टेट मेथड का। मैंने आपको ये बताया था लिमिट स्टेट मेथड ही अपन पूरे मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं। WSM बहुत ही कम जगह आपको अभी यूज करने को मिलेगा। वो भी चीज़ आपको बताया था, जैसे कहाँ पे, जैसे कि आपका वाटर टैंक्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हो गया, ये सब जगह पे आपको WSM यूज करने का अभी भी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था WSM मेनली किस पे डील करता है? वो स्टेबिलिटी वहां पर WSM में बहुत ज्यादा आती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है कि वहां पर आपके पास लार्जर क्रॉस सेक्शन के आपको क्या मिलते हैं? आपको मेंबर्स डिजाइन करने पड़ते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वहां का कॉस्ट क्या होता है? काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। हम वहां पर जो कंडीशंस को जो लेके चलते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को लेके चल लेते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो सेक्शंस हम जो डिजाइन करते हैं, वो क्या होता है? काफी ज्यादा लार्ज सेक्शन के वहां पर मेंबर्स डिजाइन होते हैं। तो अब सिंस आप मेंबर जो है बड़े बड़े मेंबर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा। लेकिन स्टिल अभी भी हम ब्रिजेस हो गया, जैसे कि वाटर टैंक्स हो गया, यहां पर हम अभी भी क्या करते हैं? हम WSM को यूज करते हैं। क्योंकि देखिए ब्रिजेस वगैरह पे सेफ्टी स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि ठीक है, अगर वो फेल हो गया तो सिर्फ ऐसा नहीं किसी भी स्ट्रक्चर का नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ को भी और अराउंड की जो भी पेरिफेरी रहेगी, वहां पर भी काफी ज्यादा डैमेजेस वहां पर होंगे। तो ठीक है, वहां पर कॉस्ट को उतना ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं रखते, हम वहां पर स्टेबिलिटी और उसकी जो सेफ्टी होती है, हम वहां पर उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए अभी भी हम वहां पर क्या करते हैं? WSM से ही डिजाइन करते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था उसके बाद जो रिवीजन हुआ था आईएस कोड का, वो क्या था आपके पास? लिमिट स्टेट मेथड था। ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में दोनों चीज को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि लिमिट स्टेट मेथड दोनों चीज के बारे में बात कर रहा है। ये जो ड्रॉबैक्स जो आ रहे थे अल्टीमेट लोड मेथड के और WSM को, दोनों को ओवरकम करके क्या कर रहा है? हमने नया आईएस कोड में रिवीजन किया था, जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट मेथड की, तो मैं पूरा अब से जो डिजाइन करूंगा, मैं पूरा यहां पर लिमिट स्टेट डिजाइन स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे जितनी भी चीज। अगर मैं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, जैसे RCC कंपोनेंट्स, मैंने क्या क्या बताया था कि मैं RCC में क्या क्या डील करूंगा। मैंने आपको बताया था कि यहां पर मेनली हम कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में, और दूसरी चीज किसके बारे में? रीइंफोर्समेंट, मतलब स्टील के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जो भी डिजाइन फिलोसफी जो भी मैं बताऊंगा, जो भी वैल्यूज वगैरह लूंगा, तो कौन से आईएस कोड से ली गए? जो उसका जो लेटेस्ट आईएस कोड है, कौन सा? IS 456। और जो सबसे लेटेस्ट जो रिवीजन हुआ था, वो कौन सा था आपके पास? 2000। ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आईएस कोड कौन सा हमारे पास? 456 2000। ठीक है। तो सारी चीजें जो भी मैं इसके वो पैरामीटर्स जो भी बताऊंगा, डिजाइन पैरामीटर्स सारे कौन सा आईएस कोड से लेंगे हम? 456 2000 से। ठीक है। तो चलिए, अगर मैं लिमिट स्टेट डिजाइन अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो लिमिट स्टेट डिजाइन के बारे में अपन थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बताया भी था लास्ट लेक्चर में आखिरी में, लेकिन अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, नोट्स आप बना रहे हो तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड जो है वो क्या है आपके पास? फर्दर इंप्रूवमेंट है। किसका? कौन से डिजाइन का? अल्टीमेट लोड मेथड का। सबसे पहले क्या आया था? ट्रेडिशनल मेथड क्या था आपके पास? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, उसमें जो भी आपके पास जो ड्रॉबैक्स थे, उसको हमने ओवरकम किया था किसमें? अल्टीमेट लोड मेथड में। और जो LSM जो है, ये अल्टीमेट लोड मेथड के बाद फिर से हमने जो रिवाइज किया था, वो क्या था आपके पास? लिमिट स्टेट मेथड। तो यहां पर हमने इंप्रूवमेंट किया क्या था? हमने यहां पे बात किया था कि जो LSM जो है, इट अकाउंट्स बोथ फॉर द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर एट अल्टीमेट लोड, and also the serviceability of the structure before failure can occur. ठीक है।
देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखवाते भी जाऊंगा आपको, लेकिन आप एकदम से ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बहुत से मैं ओरली सब बता दूंगा। आप नोट्स भी मैं चाहता हूँ कि आप जो नोट्स जो बना रहेंगे मेरे लेक्चर से वो सफिशिएंट नोट्स बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही एकदम मतलब मैं बहुत डीप में हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा कि सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ऐसा नहीं है। बट एकदम शॉर्ट में भी नहीं निपटाऊंगा कि आप बस देख रहे हैं तो आप नोट्स वगैरह अच्छे नहीं बना पाएंगे। अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप बना लिए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एडिशनल आपको जो भी बुक्स ले लेना, उसमें जो भी आपके पास एडिशनल जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस मैं जितना भी समझाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जितना मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो उतना तो आपको लिखना ही है, मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको भी आप साथ साथ में लिख सकते हैं अपना एडिशनल नोट्स बना के, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस पॉइंट पे। तो मैंने क्या बताया था, अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में एक ड्रॉबैक हमने क्या देखा था कि वहां पर हमने सिर्फ सेफ्टी के बारे में बात किया था। सेफ्टी के बारे में बात किया था मतलब मैंने आपको बोला था कि जो उसके जो स्ट्रेसेस जो हो रहेंगे, मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस जो स्ट्रक्चर के रहेंगे, हम पूरे अल्टीमेट स्ट्रेस तक हम क्या कर सकते हैं, वहां पर उसकी वैल्यू को हम ले सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका जो हम जो एरिया जो डिजाइन करेंगे वहां पर हम स्ट्रेसेस कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेसेस तक वहां पर हम ले सकते हैं। मतलब हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेसेस भी लोगे तो भी आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपके पास फेल नहीं करेगा। ये क्या बताया था हमने अल्टीमेट लोड मेथड में। लेकिन इसके बाद हमने अल्टीमेट लोड मेथड में देखा था कि वहां पर कहीं पर भी सर्विसिएबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब सर्विसिएबिलिटी क्या होता है आपके पास, देखिए बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं, एक क्या होता है आपके पास सेफ्टी, दूसरा क्या होता है आपके पास सर्विसिएबिलिटी। सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि आपके पास स्ट्रक्चर जो है अंडर कैसी भी लोडिंग कंडीशन आप उसमें डिजाइन करे हो, उस लोडिंग कंडीशन के अंदर वो स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास, फेल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रक्चर का सिर्फ फेलियर ही माना जाता है क्या डिजाइन क्राइटेरिया में, हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि अंडर सर्टेन लोड ये वाला स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा तो हम क्या बस उसको ही मान के चलेंगे, नहीं, हम और भी चीजों को कंसिडर करेंगे जैसे कि उसकी सर्विसिएबिलिटी, ठीक है। मान लीजिए आपने उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करके रखा है, डिजाइन पीरियड, हर स्ट्रक्चर का डिजाइन पीरियड होता है। जैसे आप एक डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये आगे के 50 ईयर्स तक ये वाला डैम जो है, ये वाला जो ब्रिज रहेगा वो सर्विसिएबल रहेगा, ठीक है। मतलब आप आगे के 50 ईयर्स तक आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में 50 ईयर्स तक वो सर्विसिएबल भी होना चाहिए। मतलब उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है सिर्फ लोड के कारण, सेफ्टी के कारण ही हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम ये भी चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 10 साल बाद बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस ब्रिज के ऊपर से होता है, वहां पर ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वो वाला जो ब्रिज है वो थोड़ा सा क्या हो गया आपके पास, थोड़ा यील्ड कर गया, थोड़ा सा क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन हो सकता है अपन देखेंगे कि वहां पर हमने जो आयरन रॉड्स वगैरह जो यूज करे रहेंगे, जो भी जिस भी मेंबर पे, हो सकता है वो क्या हो गया आपके पास, कोरोड हो गए, ठीक है। हो सकता है वहां पर कोरोजन आ गया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, सर्विसिएबिलिटी के अंदर आ जाएगी। तो हमने अल्टीमेट लोड मेथड में कहीं पर भी हमने सर्विसिबिलिटी के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन लिमिटेड मेथड, लिमिट का मतलब क्या होता है, हम वहां पर जो भी चीजें, जो भी पैरामीटर्स को ले रहे हैं वो सबको हम क्या कर रहे हैं, उसके लिमिटेशंस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, सर्विसिएबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है आपके पास पॉइंट होता है। अब अगर मैं लिमिट स्टेट मेथड की बात करूं, तो लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली इसके दो पैरामीटर्स होते हैं एलएसएम के, लिमिट स्टेट मेथड के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, एक होता है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा होता है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, ये सब जो भी दोनों जो इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये दोनों का हम डिफरेंस समझ लेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं, यहाँ पर दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी,
ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंस यहाँ पर हम LSM में हम दोनों को अलग अलग हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कर लिया, किसके लिए, ये सेफ्टी के लिए, और ये किसके लिए, सर्विसिबिलिटी के लिए। तो हम दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग हम इसमें डिजाइन इसके पैरामीटर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किस पे डील करता है, इट डील्स विद द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, इट डील्स विद द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर कोलैप्स लोड। ठीक है, अंडर किस पे, कोलैप्स लोड में। ये पॉइंट मैंने बार बार बता दिया आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ नोट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोलैप्स लोड में मैंने बताया कि दोनों पे डील करेगा ये, सेफ्टी में। इसका मतलब क्या है, आपके पास मैक्सिमम जो भी आप यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन जो भी लेंगे, ठीक है, उसके अंडर पर उतनी लोड के अंदर आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कभी भी फेल नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, आपके पास सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सेफ्टी की बात करेंगे क्या, LSM में नहीं, यहाँ पर हम इसकी सर्विसिएबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी किस पे डील करता है, इट डील्स विद द सर्विसिएबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर वर्किंग लोड्स, ठीक है। इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे आगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर कोलैप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर मेनली फोर्सेस और लोड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सर्विसिएबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर हम किन पैरामीटर्स को देखेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे डिफ्लेक्शन की, वाइब्रेशन की, कोरोजन की, एब्रेशन की, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम लोड्स के बारे में बात करेंगे, जो फोर्सेस जो आ रही है उनके कारण जो मोमेंट जो जनरेट हो रहा है उनके अंदर पे, ठीक है, उतने मोमेंट्स को क्या कर पा रहा है, रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हम वो किस में पढ़ेंगे, हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इट डील्स विथ द shear force, bending moment, twisting moment, axial force and all other type of forces acting on the structure during its स्पैन, ठीक है। स्पैन मतलब मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूरिंग इट्स लाइफ के बारे में लिख सकते हो, ड्यूरिंग इट्स लाइफ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर लोड्स को देखेंगे, इनके कारण, ठीक है, जो शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, एक्सियल फोर्स है, तो इनके कारण जो भी मुझे मोमेंट जो जनरेट हो रहा है, आपका स्ट्रक्चर वो सारे मोमेंट्स को, सारे लोड्स को क्या कर पा रहा है, वो रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, वहां पर उतने लोड्स को वो ले पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो ज्यादा हो गए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा फेलियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, फेलियर के बारे में बात करेंगे। अंडर किस में, ये सारे जो लोड्स आएंगे, जितने भी टाइप के लोड्स, इंटरनल फोर्सेस जो भी आएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, किस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये किस पे डील करता है, इट डील्स विथ द कंट्रोल ऑन डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, कोरोजन और किस पे, एब्रेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफ्लेक्शन है, अब मैं डिफ्लेक्शन की अगर बात करूं, लिमिट कर दे रहे, मतलब हम यहाँ पर लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट का मतलब ये करते रहे, हम वहां पर कोई एक स्ट्रिक्ट क्या कर दिया, हम वहां पर उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि अगर मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन को मैंने क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन में मैंने कुछ लिमिटेशन लगा दी, ठीक है। अंडर यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया कि अगर आप एक बीम बना रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बीम है, ठीक है, अंडर सर्टेन लोड लगा हुआ है, जितने का भी W किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इस लोड के अंडर क्या हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। मान के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि ये जो आपके पास कुछ 10 यूनिट से क्या किया, ये
डिफ्लेक्शन इसमें आ गया। तो मैं यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के अंदर ये पढ़ूंगा कि मैं डिफ्लेक्शन को मैं पहले से ही मैं बता दूंगा कि अंडर सम कंडीशन, जैसे कि आप बीम्स पढ़ रहे हैं तो बीम्स के लिए अगर आपके पास इतना आपके पास लोड आ रहा है तो मैं यहाँ से पहले से ही बोल दूंगा कि भाई ये जो बीम है इसमें मैं पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो डिफ्लेक्शन है वो 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्चुअल कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, हम इसको फिर से रीडिज़ाइन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको रीडिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि LSM आपसे डिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में भी बात करेगा, सिमिलरली वो कोरोजन के बारे में बात करेगा, अगर बात करेगा वाइब्रेशन की। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट एक और चीज़ लिख सकते हैं, एब्रेशन हो गया एंड क्रैकिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रैकिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब अगर मान लीजिए बीम आपने बनाया यहाँ पर, ठीक है, आपने ये बीम बनाया, यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या हो गया, आपके पास कुछ क्रैक्स आ गए। ठीक है, तो हम ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी पे हमने लिमिटेशन लगा दी, किस पे, हमने क्रैकिंग पे भी लिमिटेशन लगा दी। मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ 5 यूनिट्स का क्रैक आया, 5 यूनिट्स में ले रहा हूँ अभी, यहाँ पर ऑब्वियसली किस में होगा, वो mm में ही होगा, सेंटीमीटर मीटर में तो क्रैक्स आ नहीं सकते, वो किस में होंगे, mm में ही होंगे। तो मैं उसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता दिया 5 यूनिट्स का आपके पास क्रैक आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही बोल दिया लिमिट स्टेट में कि जो क्रैक्स होने चाहिए, जो क्रैक्स होने चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 mm। हमने पहले से ही प्री डिफाइंड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं बस एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्रैकिंग को पहले से ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्री डिफाइन कर दिया। तो अगर मान लीजिए आपके स्ट्रक्चर पे आप इसके लिए जब एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 5 यूनिट्स आया है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, फिर से उसको डिजाइन करना पड़ेगा, या फिर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड में हमने डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में भी बात किए हैं अंडर वर्किंग लोड्स। ठीक है, अंडर क्या होगा, वर्किंग लोड्स में। तो ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल जो चीज़ है LSM की, वो क्या है कि ये दोनों सेगमेंट पे बात करता है। दोनों सेगमेंट मतलब ये सेफ्टी पे तो बात कर ही रहा था कि कोलैप्स ना हो जाए आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, उस पर तो बात कर ही रहा था, लेकिन साथ ही किसके बारे में बात कर रहा है कि आपके पास जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसिएबल भी रहे, उसमें जो बाकी जो पैरामीटर जो है उसको भी वो क्या कर रहा है, ध्यान में रख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रक्चर should not be less than the load combination, should not be less than the load combination of the given forces। ठीक है, जितना भी लोड्स आपके पास आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास डेड लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, ठीक है, विंड लोड आ रहा है, उसका हम क्या करेंगे, हम वहां पर ना, हाँ, उसका हम क्या करेंगे, वहां पर हम क्या LSM में ये जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, इसमें आपके पास क्या दिया रहता है, आपको ना लोड कॉम्बिनेशन दिया रहता है। ठीक है, आपको क्या दिया रहता है, लोड कॉम्बिनेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर अपन एक आध क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर IS कोड ने ऑलरेडी दे के रखा है। कहाँ पर, IS 456/2000 में आपको यहाँ पर ऑलरेडी लोड कॉम्बिनेशन दे के रखा है। तो जो भी लोड कॉम्बिनेशन जो आएगा, उसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना, जो स्ट्रक्चर जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है ना उसके अगेंस्ट, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए उसका जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लोड्स की अगर मैं बात करूँ, तो लोड कौन कौन से आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पे लोड्स की अगर मैं बात करूं तो लोड कौन कौन सा आता है आपके पास, सबसे पहला आता है डेड लोड। ठीक है, DL आता है, DL को अपन क्या बोलते हैं, डेड लोड। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लाइव लोड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इम्पोज्ड लोड।
अच्छा, डेड लोड होता क्या है कि आपने एक मान लीजिए एक ब्रिज बनाया, तो ब्रिज का जो सेल्फ वेट होगा, ठीक है, जो भी उसके मेंबर्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं उनके कारण जो वेट जो आ रहा है उस पर, ठीक है, वो हमेशा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। आप जो भी आप जो स्ट्रक्चर जो बनाया उसका जो सेल्फ वेट वगैरह जो रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेड लोड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, लाइव लोड की। लाइव लोड मतलब देखिए आपने ब्रिज तो बना दिया, अब ब्रिज के ऊपर मूवमेंट भी होगा व्हीकल्स वगैरह का, लेकिन वो क्या हमेशा एक जैसा ही रहेगा क्या? नहीं, वो थोड़े टाइम पे हो सकता है एक बड़ी गाड़ी गई है तो लाइव लोड अलग आ गया, एक छोटी गाड़ी गई तो लाइव लोड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोज लोड IL या फिर लाइव लोड LL भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज योर लाइव लोड, ठीक है। ये दोनों चीज होगी। थर्ड क्या बोलूंगा, थर्ड होता है आपके पास विंड लोड। विंड लोड मतलब आपने जो स्ट्रक्चर जो बनाया है उसमें हवा के कारण भी तो एक लोड आएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विंड लोड, उसको हम बोलेंगे विंड लोड। तो आप बोलोगे कि सर विंड लोड क्या ही, कितना लोड लगा देगी हवा? हवा तो बहुत ही कम लोड लगाएगी स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर तो हम इतने बड़े कंपोनेंट से बनाते हैं, हम सारी चीज़ें उसमें लगाते हैं, बहुत बड़ा बनता है स्ट्रक्चर, उसमें हवा क्या ही लोड लगा देगी? ऐसा थोड़ी हवा लग रही तो स्ट्रक्चर पूरा इधर से उधर हो गया। भाई साहब हवा बहुत ज़्यादा लोड लगा सकती है, ठीक है। आप अगर सोच रहे होगे ना तो आप एक छोटे लेवल पे सोच रहे होगे, अपने घर को सोच रहे होगे, ठीक है, या फिर अपने ऑफिस को सोच रहे होगे, या फिर एक थोड़ी बड़ी बिल्डिंग को सोच रहे होगे, लेकिन आप थोड़ा स्काई स्क्रैपर्स वगैरह के बारे में सोचिए, ठीक है। मान के चलिए अगर आपने देखा ही होगा, जैसे दुबई में अगर आप देखे होंगे ब्रिज खलीफा वगैरह के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर आप उसका डिज़ाइन देखेंगे ना तो उसका डिज़ाइन पूरा विंड लोड को कैसे वो रेजिस्ट करने के लिए उसका जो डिज़ाइन जो बना गया है वो काफ़ी ज़्यादा, एक बार उसकी डॉक्यूमेंट्री देखिएगा तो वहाँ पर अगर मैं तीनों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो लोड आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास, विंड लोड ही आएगा। कोई भी टाइप का अगर आप स्ट्रक्चर की जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसको हम स्काई स्क्रैपर्स वगैरह भी बोलते हैं, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लोड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके पास, वो रहेगा विंड लोड। तो विंड लोड बहुत ज़्यादा आपके पास क्रूशियल टाइप की फोर्स हो जाती है, लोड हो जाती है स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन कब, जब उसका आप देखोगे उसकी हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर विंड लोड काफ़ी ज़्यादा एक्ट करता है, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। फिर फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ हो गया आपके पास अर्थक्वेक लोड, उसको मैं बोल रहा हूँ EL, आप इसको यहाँ पर EQ से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कि ये क्या है आपके पास, अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी मैं डेड लोड पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा DL, लाइव लोड मतलब LL, ये क्या आपके पास विंड लोड, और EL क्या है आपके पास अर्थक्वेक लोड, ठीक है। अब क्या होता है स्ट्रक्चर पे हम जब भी डिज़ाइन करते हैं ना तो स्ट्रक्चर पे हम कोई अल्टीमेट लोड को लेके हम डिज़ाइन करेंगे। हम मान के चलेंगे कि भाई हम जो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम जैसे हम बोल देंगे कि हाँ हम 300 यूनिट्स का जो लोड आ रहा है उसको क्या करना है, हमें रेजिस्ट करना है, हम उतने लोड के लिए क्या कर रहे हैं, हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में डिज़ाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके पास, सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें लोड कितना आ रहा है, ठीक है। उसमें हम सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि वहाँ पर कितने ज़्यादा हम किस पर्पज़ के लिए हम वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में आप क्या क्या देखेंगे, आप ब्रिज का डेड लोड देखेंगे, आप वहाँ पर उसके लाइव लोड में आप क्या किसको किसको कंसिडर करेंगे, जो भी ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे मूव होगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डेड लोड तो हर जगह कंसिडर होगा क्योंकि सेल्फ वेट है, तो वहाँ पे लाइव लोड की जगह क्या देखेंगे अपन, कितने सारे जो पीपल हैं, जो ह्यूमन्स हैं वो उसके अंदर मूव कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर रेसाइड कर रहे हैं, और उसमें मशीन्स वगैरह क्या क्या है, बेड्स वगैरह क्या क्या है, तो उस सबका हम क्या ले लेंगे, लाइव लोड ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के, अगर मैं डैम बना रहा हूँ तो वहाँ पर मैं देखूंगा लाइव लोड की जगह क्या देखूंगा, मैं वाटर को देखूंगा कि ठीक है वाटर कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो हम वहाँ पर किसके लोड को इफेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, वहाँ पर हम वाटर को चेक करेंगे। तो उसके कारण अंडर सर्टेन लोड कॉम्बिनेशन आपको दिया गया, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन क्या दिया गया आपको, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपको IS 456-2000 जो IS कोड है वहाँ पर आपको लोड कॉम्बिनेशन दिया गया है कि आपको ये जो लोड जो अलग अलग जो लोड जो लग रहे हैं DL, LL, WL, EL, उसका आपको कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट उसका लेना है। सबसे ज़्यादा आप लाइव लोड को लेंगे कि विंड लोड को लेंगे कि डेड लोड को लेंगे, तो उसके कॉम्बिनेशंस उसने अलग अलग बनाए हैं। तो जो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन जो आएगा उसका हम क्या रखेंगे, उतने लोड को हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन
करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि जो लोड कॉम्बिनेशन जो है दोनों के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में, जो लोड कॉम्बिनेशन मतलब ये चारों को लेके जो कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो क्या क्या होता है, उसको ध्यान रखते हुए हमें एम क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जो मैक्सिमम जो लोड जो आएगा उससे, उस लोड से ज़्यादा क्या होना चाहिए, उस लोड से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एम रहेगा। ठीक, चलिए तो अपन यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी लेस देन द लोड कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन अबव फोर्सेस। ठीक है, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस इससे कम हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो इफेक्ट जो आ रहा है लोड कॉम्बिनेशन का, जो मोमेंट जो आ रहा है टोटल, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 300 किलो न्यूटन मीटर का जो लोड उसमें पूरे स्ट्रक्चर पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 200 तक ही ले सकता हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेरा फेल हो जाएगा। तो हम क्या वो डिज़ाइन कर पाएंगे क्या वाले स्ट्रक्चर को? नहीं, हम वहाँ पर जो मेंबर जो रहेगा उसके मेंबर्स को जो क्रॉस सेक्शन वगैरह जो रहेगा, जो साइज वगैरह रहेगा, वहाँ पर हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आए वो इस 300 को क्या कर पाए, ज़्यादा आ पाए। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, तभी वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपके पास, उतने लोड को बेयर कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की और लोड कॉम्बिनेशन के बारे में हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, इसमें मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी आपको बताता है कंट्रोल ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज जो होंगी वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अगर मैं क्रैकिंग की बात करूं तो क्रैकिंग के लिए भी आपको जो क्रैकिंग विड्थ होती है, ठीक है, क्रैकिंग जो विड्थ होती है, अगर वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के बारे में बात करूं तो वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास होगा 0.3 mm, ठीक है, मतलब आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो 0.3 mm से ज़्यादा उसमें क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी क्रैक्स आए हैं उसकी जो विड्थ है, क्रैक की जो विड्थ है वो 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब? जब आपके पास क्रैक्स आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, कौन सी कंडीशन में 0.3 mm ले रहे हैं? जब आपके पास जो स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उस मेंबर्स पे जो क्रैक्स जो आ रहे हैं वो मेंबर पर क्या कर रहे हैं, वो हार्मफुल नहीं है। तो उस कंडीशन पे आप क्रैक्स की मैक्सिमम विड्थ आप कितनी रख सकते हैं, लिमिट कितनी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 0.3 mm। तो मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर आपने देखा, एनालाइज किया और आपने देखा वहाँ पर स्ट्रक्चर का जो विड्थ आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 5 mm आ रहा है, किसका, क्रैक का। ठीक है, लेकिन हमारा लिमिटेशन कितना है, ये बोल रहा है कि 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आपके पास कितना आ गया है, वो 0.5 mm का वेट वहाँ पर आ गया क्रैक्स का। इसका मतलब क्या हो गया, अब वो सर्विसिएबिलिटी कंडीशंस को वो क्या कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो क्या कर पा रहे हैं, वो सर्विसिएबिलिटी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, किसके टर्म्स में, क्रैकिंग के टर्म्स में। सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.2 mm, किसके लिए, जब आपके पास क्रैक्स क्या हो जाए, आपके पास हार्मफुल हो जाए, when cracks are harmful to the members when they are subjected to exposure। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं when cracks are harmful to members when they are subjected to exposure on sea या फिर coastal areas। तो वो सब एरियाज पे क्रैक्स क्या हो जाएंगे आपके पास, अगर आप देख रहे हैं कि मेंबर्स को हार्म कर रहे हैं तो उस वाले कंडीशन पे आप क्रैक्स की जो विड्थ है वो 0.2 mm से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपके पास आता है 0.1 mm, और ये कब आप देखोगे, ये लिमिटेशन कब है, जब आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन, जब आपके पास क्या है, आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे मान लीजिए आप कुछ आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो जहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एसिड्स वगैरह का वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप कहीं पर कंटेन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा से भी क्रैक्स वगैरह आए तो क्या हो जाएगा, आपके पास लीक वगैरह करेंगे, तो उस टाइप की कंडीशन पे वो क्या हो जाएगी, आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। वहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर जो क्रैक्स होंगे वो 0.1 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या कि ये सब जो वैल्यूज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ हम क्या करें, पहले से ही हम क्या कर दे रहे हैं
ये वैल्यूज हम पहले से हम क्या कर दे रहे हैं, लिमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम हर एक कंडीशन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस पे भी मैंने आपको अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं क्रैकिंग की बात किया तो क्रैकिंग की मैंने कुछ वैल्यूज दिया, तो मतलब हम पहले से ही हर एक चीज का, हर एक पैरामीटर का हम क्या कर दिए, वैल्यूज को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आप जब भी डिजाइन करेंगे तो ये सारी वैल्यूज को वो क्या करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, उस पर्टिकुलर पैरामीटर पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो वहां पर सर्विसिएबल या फिर सेफ नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिमिट स्टेट, लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट क्यों लिखा हूं मैं यहाँ पर, नाम क्यों दिया गया लिमिट, क्योंकि हमने पहले से ही सारी कंडीशन में हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस हमने वहां पर इम्पोज करके रखी है, ठीक है। लिमिट, अगर मैं अल्टीमेट लोड मेथड की बात करूंगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। उसने बस बोला कि आप जो स्ट्रेसेस जो है, आप वो अल्टीमेट स्ट्रेसेस जो है वहां तक आप उसकी वैल्यूज को ले सकते हैं। मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, आपको एक और चीज़ बताया था कि अलग अलग, मैंने वहाँ पर बताया था अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसेस लोगे तो जो एरिया जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। एरिया जो होगा कम आएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होगा उसका, कम मिलेगा। तो अगर कम क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ठीक है, और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर लोड्स वगैरह लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बकल कर जाएगा। बकल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको अल्टीमेट लोड मेथड में आपको एक मेंबर ऐसा मिला, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन जो है उसकी, वो क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं यहाँ से क्या लगा रहा हूँ, मैं इस पर लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लोड लगा रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फेल नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर में ये सेफ रहेगा, ये टूटेगा नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, क्या यहाँ पे कोरूजन के बारे में बात किया, क्या यहाँ पर वाइब्रेशन के बारे में बात किया, क्या यहाँ पे क्रैकिंग के बारे में बात किया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे मैंने लोड लगाया, सिंस आप देख रहे थे कि वहाँ पर एरिया क्या हो रहा था, आपके पास बहुत कम आ रहा था क्रॉस सेक्शन का, लोड लगाया तो हो सकता है क्या हो जाए, यहाँ पर हो सकता है ये जो वाला जो आपके पास जो मेंबर है वो क्या कर जाए, आपके पास बकल या फिर क्रिपल कर जाए, ठीक है। ऐसा जो बेंडिंग जो आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, कुछ डिफ्लेक्शन आपको मिल गया। तो आपको यहाँ पर ये पहले से आपको कंडीशन बताया नहीं गया कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए डिफ्लेक्शन, उसके बारे में कुछ बात नहीं किया है। वो सिर्फ किसके बारे में बात किया कि ये स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, लेकिन क्या ये सर्विसिएबल है क्या। अब अगर मान लीजिए आपके मेंबर ऐसे टेढ़े टेढ़े हो गए, ऐसे बकल कर गए, तो क्या मैं वहाँ पर आप उसको स्ट्रक्चर को आप सेफ मानेंगे, आप उसको सर्विसिएबल मानेंगे, नहीं। तो यहाँ पर सर्विसिएबिलिटी के बारे में अल्टीमेट लोड मेथड बात नहीं किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में बात किया, डिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, क्रैकिंग के बारे में बात किया, सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर बात किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट किसका, मैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा हूं। और यहां पर किसकी बात करूं मैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के बारे में बात करो। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हमने यहां पर क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि इट डील्स विद द shear force, bending moment, twisting moment, axial force and all other types of forces acting in the structure during its entire life span, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन करूँगा in limit state of collapse we check the structure for किन किन पैरामीटर्स को हम देख के चेक करेंगे। सबसे पहले फ्लेक्चर, ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे किसकी, फ्लेक्चर हो गया आपके पास, शियर थर्ड हो गया आपके पास टॉर्जन, और फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ हो जाएगा आपके पास कंप्रेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी की बात करूंगा तो यहां पर इन दिस केस वी चेक द स्ट्रक्चर
वी चेक द स्ट्रक्चर फॉर, ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका था, लास्ट वाले लेक्चर में भी बता चुका था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसके कारण मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन को लेके चेक करेंगे हम, ठीक है, पहले लिखवा दिया था मैं। डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, वाइब्रेशन और कोरोजन, एब्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम बात करते हैं। खैर ये वाला पॉइंट मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया आपसे, अभी तक तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, ठीक है, लेकिन एक बार लिखवाना था तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि तो ये थ्योरी पे आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा, खासकर यूनिवर्सिटी में आएगा ही आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपके पास जो इंट्रोडक्शन जो मैंने पहला जो लेक्चर बताया था और ये जो है, इसमें आपके पास कन्वेंशनल क्वेश्चन ले लो, चाहे आप एसएससी जेई का अगर आप कन्वेंशनल पेपर ले लो या फिर आप ईएससी का कन्वेंशनल पेपर ले लो, तो वहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंटायरली थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। ईएससी लेवल पे तो शायद मुश्किल है, इतना आसान क्वेश्चन आए, यूनिवर्सिटी पे तो 100% आता है। ये दोनों लेक्चर में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या फिर आपको बोल देगा कि डिज़ाइन फिलोसफीज के बारे में बताइए, तो वहाँ पर आप WSM, ULM, LSM तीनों को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जब आप नहीं तो बोलेगा सिर्फ लिमिट स्टेट ऑफ मेथड बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सबको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जब मैं कोलैप्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोलैप्स में मैंने क्या बताया कि आपको स्ट्रक्चर को, ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एनालिसिस और उसका डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लेक्चर, शियर और टॉर्जन, ठीक है, फ्लेक्चर, शियर और टॉर्जन के लिए तो मेंबर पूरे हम यहाँ पर पूरा मॉड्यूल बना के चले, मतलब फ्लेक्चर तो मैं पूरा मॉड्यूल नंबर 2 पे डिस्कस करूँगा, शियर के लिए पूरा अलग मॉड्यूल है, टॉर्जन के लिए पूरा अलग मॉड्यूल है। मैं लेक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैं लेक्चर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब फ्लेक्चर के लिए एंटायर पूरा मॉड्यूल रहेगा, वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, फ्लैंज बीम, ये सारी चीजें हम किसमें डिजाइन करेंगे, हम फ्लेक्चर को लेकर डिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन शियर में, तो ये पूरा फ्लेक्चर को लेकर पूरा एक मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स रहेंगे, तो इसके लिए अलग एक पूरा मॉड्यूल बनेगा। फिर हम बात करेंगे शियर पे, शियर में मेनली जो शियर फोर्स के कारण हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं, स्टेयर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास टॉर्जन, इसके लिए हम अलग से डिजाइन करेंगे। स्लैब्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा 2-वे स्लैब वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो स्टार्टिंग के जो 3 जो है, फ्लेक्चर, शियर और टॉर्जन, ये आपके पास जब आप बीम जब हम पूरा पढ़ेंगे तो बीम में आपके पास ये तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सिमिलरली जब स्लैब्स, स्टेयरकेस वगैरह जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको अच्छे से डील कर लेंगे। कंप्रेशन के लिए एक अलग मॉड्यूल रहेगा। कंप्रेशन बेसिकली क्या होगा, वहाँ पर एक्सियल कंप्रेशन फोर्स आपके पास आएगी, तो वो किस में आता है आपके पास हमेशा, वो हमेशा आता है आपके लिए जब कॉलम हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल मेंबर होता है, उसमें जो लोड्स आती है वो हमेशा क्या होगा आपके पास, एक्सियल कंप्रेशन में आती है। तो वहाँ पर सिंस एक्सियल फोर्स है तो इसके लिए कंप्रेशन के लिए हम पूरा वर्टिकल कॉलम मेंबर्स को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक अलग मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में डिज़ाइन वगैरह का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। मेनली हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, जो सीखेंगे हम इस पूरे वीडियो सीरीज़ में, हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में, ठीक है। चलिए लास्ट में एक और पॉइंट लिख लेता हूँ मैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इट डील्स विद द probabilistic approach. It deals with the probabilistic approach for the loads, and it uses imaginary behavior of the structure, and it uses imaginary behavior of the structure, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करूँ सर्विसिबिलिटी के, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ it deals with the actual behavior of the structure. It deals with the actual behavior of the structure, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ
सर्विसिएबिलिटी में। ठीक है, तो ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमने क्या किया LSM में। मैंने आपको यहाँ जो बताया था, क्या चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर हम सेफ्टी और सर्विसिएबिलिटी में दोनों को हम बहुत अच्छे से डील करते हैं LSM में। तो LSM ने क्या किया, सेफ्टी के लिए एक अलग से पूरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ही बना दिया और सर्विसिएबिलिटी के लिए एक अलग से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी बना दिया, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ लिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि आपके पास डिज़ाइन के लिए जो रिकमेंडेशन जो दिया है IS 456-2000 ने, मतलब लिमिट स्टेट मेथड में, तो वो क्या क्या होता है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें डिज़ाइन लोड्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो सब क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके।